प्राइवेट लेबल को कल हम लोगों ने बात की थी होलसेल की। 2-3 दिन से हम लोगों ने होलसेल पे बड़ी डिटेल में बात की है कि व्हाट इज़ होलसेल और किस तरह से हम लोगों ने करना है और होलसेल का अकाउंट किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से हम लोग ब्रांड को कन्विंस करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास एज अ होलसेलर बनने के लिए या होलसेल का काम करने के लिए या ब्रांड अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, उसको हमने बड़ी थॉरली डिटेल में समझा। उसकी प्रीवियस वीडियोस भी होंगी, वो भी आप लोगों को ऑनलाइन मिल सकती हैं अगर कल को कन्फ्यूजन आप लोगों को आए कि होलसेल का क्या फ़र्क था और प्राइवेट लेबल का क्या था और ड्रॉप शिपिंग का क्या, तो वो आप वो वीडियो देख के आप लोगों को उधर से दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके अलावा कल हम लोगों ने बात की प्राइवेट लेबल की। अब प्राइवेट लेबल को हम लोगों ने सिर्फ जनरली पढ़ा था, मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हर वो काम ब्रांड के स्टार्ट होने से उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसकी जो है मार्केटिंग, उसकी जो है रजिस्ट्रेशंस, उसके ट्रेडमार्क्स, उसके पेटेंट्स, हर वो चीज़ जो आपको अपना बिजनेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से आपको जब आपने स्टार्ट करना है, स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप लोगों को हर एक वो चीज़ जो आप लोग खुद अपनी नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड करवाते हो, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन करवाते हो या जितना भी बिजनेस आप अपना ग्रो करते हो, वो आप अपने ही नाम के ऊपर, आप इवन सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपके पास एक कंपनी हो तो ही प्राइवेट लेबल हो सकता है। प्राइवेट लेबल आई वुड रिकमेंड कि दुनिया भी यही कहती है कि अगर आपने प्राइवेट लेबल का काम करना है तो सबसे पहले आप लोग प्रॉपर कंपनी का काम करें। कुछ रिक्वायर्ड थिंग्स हैं जो हम लोग को प्राइवेट लेबल के अंदर चाहिए होती हैं, जो होलसेल से थोड़ी सी डिफरेंस है, क्योंकि होलसेल में हम लोग जो करते हैं काम वो हमने अगले ब्रांड को कन्विंस करना होता है। इधर हम लोगों ने अपना ब्रांड खुद स्टार्ट करना है, फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है कि ब्रांड को हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल बिजनेस के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के पास आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशंस होनी चाहिए। आई वुड रिकमेंड कंपनी रजिस्ट्रेशंस। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन में मैंने बताया है कि आप आई वुड रिकमेंड कि आप उसी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करें जिधर आप लोगों ने अपना बिजनेस ऑपरेट करना है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे सामने एक डिस्प्यूट आया हुआ था कि एक सेलर है, वो पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स बनाता है अपने और सेल करता है अमेज़ॉन पर यूएस मार्केट के अंदर। उसका कोई थोड़ा सा इशू बन गया कुछ प्रोडक्ट्स को लेके और अमेज़ॉन ने उससे रिक्वायर किया कि आप हमें जो है प्रूफ दो कि आप एक ब्रांड ऑनर हो, कि आप इस ब्रांड को रन कर रहे हो या इसको ऑपरेट कर रहे हो, तो हमें आप उसकी ब्रांड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट दो। अब ब्रांड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट आप लोग प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हो, पाकिस्तान में, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर हम लोग प्रोडक्शन पाकिस्तान में कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोगों ने पाकिस्तान का ट्रेडमार्क देना है अमेज़ॉन को कि हम लोग तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये ब्रांड बना रहे हैं। तो एक चीज़ अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स आप बना के बेच रहे हैं, सबसे पहले तो याद रखिए आप किस मार्केट में बेच रहे हैं, यूएस मार्केट के अंदर। तो हर वो डॉक्यूमेंट उन्होंने एक्सेप्ट करना है जो यूएस मार्केट का है, उसके अलावा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना, बहुत कम चांसेस है। अगर आपने उनको साबित करना है कि आप एक ब्रांड के मैन्युफैक्चरर हो या प्राइवेट लेबल ब्रांड को ऑपरेट कर रहे हो, तो आपसे अगर उन्होंने रिक्वायर कर लिया कि आप मुझे ब्रांड रजिस्ट्री दें या ब्रांड अपनी ऑथराइजेशन लेटर्स दें या अपना ब्रांड लेटर दें कि आप ब्रांड ऑनर है, तो 99% चांसेस हैं कि जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं उसी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स उसने एक्सेप्ट करने हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि मेरी प्रोडक्शन पाकिस्तान में और पाकिस्तान में मैं जो है पाकिस्तान का जो ट्रेडमार्क ऑफिस है आईपीओ, मैं आईपीओ से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाता हूँ और ठीक है जब अमेज़ॉन पूछेगा उसको ये दे दूंगा लेटर। तो मैं फिर आप लोगों को क्लियर कर दूँ, पाकिस्तान का ट्रेडमार्क जो है अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान अभी तक अमेज़ॉन की उस ट्रेडमार्क लिस्ट में है ही नहीं है जहाँ पे अमेज़ॉन एंटरटेन करता है सेलर्स को एज अ ब्रांड। अमेज़ॉन क्या चीज़ पाकिस्तान का नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है लोगों को कि लोग कहते हैं कि सर हम लोग पाकिस्तान से जो अकाउंट बनाएंगे वो पाकिस्तानी अकाउंट होगा, उसके ऊपर सेल आएगी या नहीं आएगी, उसके ऊपर तो पाकिस्तान से सेल आएगी, पता नहीं बाहर से सेल आएगी या नहीं आएगी। मैं आप लोगों को फिर ये बात क्लियर कर दूँ, मैं हर बैच में ये बात क्लियर करता हूँ। आप लोग जो अमेज़ॉन के ऊपर अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो वो सिर्फ अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के बेस पर कर रहे हो और अपनी बैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होती है उसकी बेस पर कर रहे हो कि आप रह कहाँ रहे हो। आप लोगों की आइडेंटिटी और एड्रेस के अलावा आप जिस कंट्री में अमेज़ॉन के ऊपर काम करोगे, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, आप मेजरली उसी कंट्री के अंदर काम कर रहे हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनाया या एलएलसी के ऊपर बनाया, लेकिन
मैंने आपको बताया कि LLC के अपने बेनिफिट्स हैं, पाकिस्तानी डिटेल से बनाने के कुछ जो नुकसान आता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। लाइक मैं रिपीट कर देता हूँ, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर LLC बना के अपना बिज़नेस ऑपरेट करते हैं तो कल को आपने जब ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है, अपना होलसेल करना है, तो ये सारे मॉडल आप कब कर सकते हैं? जब आपके पास USA के अंदर कंपनी होगी। अब पाकिस्तान में आप लोगों ने अपना कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई? अगर आपने नहीं करवाई हुई तो आप डेफिनेटली सोल प्रोपराइटर हो, ठीक है ना। सोल प्रोपराइटर उस ऐसी सूरत में आपके आप खुद मालिक हो, बस वही है सारा कुछ। तो लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप उस पर होलसेल नहीं कर सकते। आप USA में अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स पे कैसे होलसेल कर सकते हो? ऑपरेटिंग एग्रीमेंट ही नहीं है आपके पास उस कंट्री का, आपके पास जो है वहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही नहीं है, आपके पास जो है वो स्टेट रीसेलर सर्टिफिकेट होता है। ये चीज़ आप लिख लें, लास्ट हमारे जो लेक्चर था उसमें मिस हो गया था, रीसेलर सर्टिफिकेट। रीसेलर सर्टिफिकेट लिखवाया था मैंने, सॉरी। तो रीसेलर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को कई जो है वो होलसेल के लिए जब आप किसी ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट भी मांगता है। अब रीसेल सर्टिफिकेट भी क्या है? गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है जो US फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है और वो इसको सारा देखते हैं। डिपेंड करता है किस स्टेट का आप जो है वो कर रहे हैं, तो उसी स्टेट के मुताबिक आपका वो रीसेलर सर्टिफिकेट बनता है। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, मैं रीसेलर सर्टिफिकेट पर बात नहीं की थी, लेकिन आप लोग फिर भी ठीक हो गए। रीसेलर सर्टिफिकेट भी आप लोगों से, कुछ होलसेलर्स ऐसे हैं जो आप लोगों से रीसेलर सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब रीसेलर सर्टिफिकेट क्या है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, जिस भी याद रखना है USA के अंदर जब आप लोग LLC रजिस्टर करोगे, ये पॉइंट भी मैंने क्लियर नहीं किया था। जब आप USA के अंदर अपनी LLC रजिस्टर्ड करोगे ना, जिस शहर में, जिस स्टेट में आप लोग, जिस स्टेट में USA की आप अपनी LLC रजिस्टर्ड करोगे, उस स्टेट के बिजनेस लॉ आप पे अप्लाई होंगे, दूसरे शहर के, दूसरे स्टेट के नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, USA के कुछ स्टेट्स हैं लाइक डेलावर, लाइक योमिंग, टेक्सास, कैलिफोर्निया। अब ये जो स्टेट्स है ना, इन सब का सेल टैक्स डिफरेंट है। हर स्टेट के अपने बिजनेस रूल्स हैं, अपने लॉ हैं, ठीक है। कुछ जो है वो कम स्टेट सेल टैक्स चार्ज करती हैं, कुछ जो है वो ज़्यादा सेल टैक्स चार्ज करती हैं, कुछ स्टेट्स महंगी हैं, कुछ स्टेट सस्ती हैं। जब आप लोग अपनी LLCs इन किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड करवाते हैं, और कुछ स्टेट्स के अंदर ये मैंडेटरी होता है कि आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब रीसेलर सर्टिफिकेट क्या करता है? उसके ऊपर सारा कुछ मेंशन हुआ होता है कि इसकी कंपनी का ऑनर कौन है, इसकी कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्या इसके ऊपर जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन है कि ये USA में डेफिनेटली जब हम लोग नॉन रेजिडेंट रजिस्टर्ड करते हैं कंपनी, तो हमारे ऊपर उस तरह से टैक्सेस अप्लाई नहीं होते जिस तरह से वहाँ पे एक नेशनल के ऊपर या उनके रेजिडेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के ऊपर एज अ नॉन रेजिडेंट्स बहुत सारे टैक्स हैं वो हमारे पे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, हम लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होते। लेकिन कुछ टैक्सेस हैं जो कि बिजनेस के ऊपर अप्लाई होते हैं और नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर होते हैं, वो भी आपको को पे करने पड़ते हैं। तो जब आप एज अ नॉन रेजिडेंट अपनी LLC रजिस्टर्ड करते हो और होलसेल के लिए जब ब्रांड से कांटेक्ट करते हो, किसी बड़े बड़े ब्रांड से, तो उस वक्त वो आपको कहते हैं कि आप नॉन रेजिडेंट कंपनी हो, आपका ऑनर जो है एज अ ऑनर आप नॉन रेजिडेंट हो। आपकी कंपनी ठीक है USA में, स्टेट के अंदर है, लेकिन हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि आप हमें अपना ऑपरेटिंग एग्रीमेंट दें या आप अपना रीसेलर सर्टिफिकेट दें। अब रीसेलर सर्टिफिकेट आपको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है आपको। एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, जिस तरह हमारा FBR का फॉर्म होता है ना, उसी तरह से रीसेलर सर्टिफिकेट भी होता है। उस रीसेलर सर्टिफिकेट को आप समझ सकते हैं कि ये एक गारंटी है, एक गारंटी है स्टेट की। स्टेट ने इसकी गारंटी अपने पे उठाई है कि ये बंदा डिफरेंट कंपनी से काम कर सकता है विदाउट एनी हेसिटेशन, और कोई कंपनी भी अगर इसके साथ काम करती है तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं है। वो कंपनी का डायरेक्टर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, डजेंट मैटर, अगर आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये रीसेलर की कहानी थी।
अब ये कल का आपका होगा, ये आप लोगों ने थोड़ा सा करके आना, ये 2-4 मिनट की आपकी एक्सरसाइज है। कल आप लोगों ने चेक करके आना कम से कम यूएसए की कोई 5 डिफरेंट किस्म की स्टेट्स और लिख के लेके आना है कि उनके अंदर सेल टैक्स कितना है। आप गूगल पे उस स्टेट का नाम लिखेंगे, आगे सेल टैक्स लिखेंगे तो आपको बता देगा कितने % सेल टैक्स है। और आप लोगों ने कम से कम 2 ऐसी स्टेट्स ढूंढ के लेके आनी है यूएसए की जिनके अंदर 0% सेल टैक्स है। ये कल का आपका छोटा सा टास्क है। तो आगे चलते हैं। पेपर देना है हसी भाई, वो दिखाएं ज़रा पीछे से पेपर। तो प्राइवेट लेबल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हम लोग बात कर रहे थे प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास जो है, सबसे पहले नंबर पे तो आप इंसान के पास एक प्लानिंग होती है। जब वो प्राइवेट लेबल स्टार्ट करता है तो उसके पास एक प्लानिंग होती है कि मैंने यार अपने ब्रांड का ये नाम रखना है, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स कैटेगरी पे काम करूँगा या अपने आप को कैसे ग्रो करूँगा मार्केट में। ठीक है, एक प्लानिंग सबसे पहले होती है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक सबसे पहले आपके पास एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिसमें आपके पास LLC हो सकती है, LLP हो सकती है या C कॉर्पोरेशन हो सकती है। ठीक है, हम लोग यूएसए की ही बात करते हैं। क्यों? हम लोगों ने अपना बिजनेस कहाँ पे करना है? यूएसए में। उसके बाद आप लोगों ने, आई वुड रिकमेंड, आपने जब अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो अमेजोन के ऊपर एज अ ब्रांड नजर आने के लिए आप लोगों का ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ब्रांड रजिस्ट्री कब पॉसिबल होगी? आप लोगों ने क्या करना होता है, अपना ब्रांड रजिस्ट्री करवानी होती है। अब ब्रांड रजिस्ट्री कैसे रजिस्टर्ड होती है? जब आप लोग के पास होता है ट्रेडमार्क। अब ये ट्रेडमार्क आप लोगों ने कहां रजिस्टर्ड करना है? कहां रजिस्टर्ड करना है? यूएसए के अंदर। जहां आपने ऑपरेट करना है उसी कंट्री में करना है ना। जिस कंट्री में ब्रांड बनना चाह रहे हो वहीं पे अपना ट्रेडमार्क कराओगे आप लोग। कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना है। अब ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है? किसी को पता है ट्रेडमार्क क्या होता है? नहीं पता? कोई ऐसा लफ्ज़ जो हमने तक ट्रेड करके अगली को कंपनी को ले ना सके। हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे नाम परचेज करना है अपनी कंपनी के लिए। किसी के पास कोई एग्जाम्पल, किसी एक कंपनी का। नैकी अगर हम कोई उधर चलेगा। एग्जैक्टली। आप देखते हैं अक्सर एडिडास का एक लोगो है स्पेसिफिक, नाइकी का भी एक लोगो है जो उसकी पहचान है। इसी तरह लकॉस्टे एक ब्रांड है, उसका अपना है। LV ब्रांड है, उसका अपना एक ट्रेडमार्क है, अपना एक लोगो है। पेप्सी है, उसका अपना है। कोका कोला का अपना है। ठीक है, ये सारे बेसिकली ट्रेडमार्क्स हैं। अब ट्रेडमार्क के अंदर 2 तरह से चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के आप लोगों को ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपको फायदा होगा इनका। ट्रेडमार्क 2 तरह के हो सकते हैं, याद रखना है। वर्ड की शक्ल में हो सकता है, लोगो। आपको ये हो सकता है लोगो की शक्ल में हो सकता है, या आपका ये वर्ड टेक्स्ट दोनों हो सकते हैं। वर्ड लोगो कह लें यार, टेक्स्ट में तो वर्ड आ ही गया ना। वर्ड लोगो मतलब कि लोगो भी है और उसमें वर्ड भी है लिखे हुए। अब जैसे कि आपने कैप पहनी हुई है एडिडास की, ऊपर उसका लोगो तो है एडिडास का, लेकिन साथ नीचे एडिडास भी लिखा हुआ है। ठीक है, नाइकी है, उसकी सिर्फ वो हॉकी बनी हुई है। ठीक है, तो वो हाल ही उसने क्या करवाया हुआ? लोगो करवाया हुआ है। अब ये तीनों ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आप अपनी कंपनी के ऊपर कौन सा चीज़ करवाते हो। अमेजोन के ऊपर हमेशा एक ब्रांड बनने के लिए आप लोगों को ट्रेडमार्क चाहिए ही चाहिए। तब तक अमेजोन आपके लिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो कि ब्रांड्स के लिए हैं, प्रीमियम फीचर्स है अपने अमेजोन पे सेलिंग के लिए, तब तक आपके लिए वो फीचर्स अनलॉक ही नहीं करता जब तक आप अपनी ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाते। ब्रांड ट्रेडमार्क होगा तो ब्रांड रजिस्ट्री होगी अमेजोन के लिए। तो प्राइवेट लेवल के अंदर तो बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने आप को सबसे पहले क्या शो करना है, हम लोग एक ब्रांड है। अगर आपने अपने उसी मोटो से हट जाना है तो वो प्राइवेट लेवल नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके पास होनी चाहिए मार्केटिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। जस्ट लाइक आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। आप जिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लाइक ईबे पे, अमेजोन पे, आप इनके एडवर्टाइजमेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेजोन या ईबे लिख देता हूँ जहाँ मैं, या कोई भी मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे इनके क्या होते हैं? बेसिकली डैशबोर्ड्स होते हैं, मार्केटिंग डैशबोर्ड्स होते हैं इनके, जिसके अंदर आप जो है वो इन कंपनीज को पैसे पे करके ईबे, अमेजोन को अपने प्रोडक्ट्स जो है वो पहले पेजेस पे रैंक कर सकते हो। जब डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो वो बिकेगा। क्लियर है?
तो eBay अमेजोन को भी आप लोग पैसे दे कर सकते हो। सोशल मीडिया पे जिसमें फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, पिंटरेस्ट आ जाता है, उसके बाद फिर लिंक्डइन आ जाता है, ठीक है, तो ये ट्विटर आ जाता है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, वीमियो भी आ जाता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को जब हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं ना इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये सोशल मीडिया, ये एडवर्टाइजमेंट हमें सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू दिस। क्योंकि और वैसे बताने का मकसद है कि आप लोगों की वैसे जो इंगेजमेंट आती है ना, जिससे आप लोगों का ब्रांड फेमस होता है, वो सोशल मीडिया ही है। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप अपनी चीज़ बेच रहे हो, जिन पे अपनी चीज़ आप बेच रहे हो, eBay पे, अमेजोन पे, वहीं पे जब आप लोग एडवर्टाइजमेंट करते हो ना, तो उससे बस आपको एक फ़ायदा होता है, आपकी चीज़ बिकती है, जल्दी सेल हो जाती है। लेकिन ब्रांड का जो आपका एक्सपोजर है, जो आप अगले बंदे को देना चाह रहे हो, अब नाइकी है, नाइकी का हम लोगों के माइंड में वर्ड आता है, तो सबसे पहले हम लोगों के माइंड में क्या आता है जी? नाइकी का जूते, हमें जूते नज़र आते हैं, ख्याल में जूते नज़र आते हैं। फिर नाइकी की हम लोग को और मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, कैप्स नज़र आती हैं, फिर ट्राउज़र्स नज़र आते हैं, ट्रैक सूट्स नज़र आते हैं, स्वेट शर्ट्स नज़र आती हैं, फिर बड़ा कुछ नज़र आता है। तो क्या है, उसने अपना एक इमेज क्रिएट कर दिया हमारे दिमाग के अंदर, इन ब्रांड्स ने, नाइकी ने, एडिडास ने। आप लोगों ने अगर अपने बायर्स के माइंड के अंदर वो स्केच क्रिएट कर लिया ना अपने ब्रांड का, तो वो सारी ज़िंदगी की रोटियां, ठीक है। तो हम लोग जो है मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि यहाँ पे कोई पिज़्ज़ा शॉप ओपन होती है, वो एक प्राइवेट लेवल की बेस्ट एग्जांपल है। पहले अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है, अपने पास जो लाइसेंस उसको चाहिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए, फूड के मतलब, सेफ्टी के, हेल्थ के, जो भी पाकिस्तान के इदारे हैं जो हेल्थ को डील करते हैं, उनसे उसको लाइसेंस चाहिए, फूड अथॉरिटी का, पंजाब फूड अथॉरिटी से वो लाइसेंस लेगा पहले कि ये किसके अंदर कोई मोज़र सेहत तो नहीं है चीज़ जिसमें मिला रहे। वो बोला बात है, पाकिस्तान में पैसे दे के सब कुछ हो जाता है, लेकिन एट द एंड इदारे हैं, तो वो यहाँ पे लाइसेंस लेगा। उसके बाद ये दोनों काम उसने कर लिए, उसने कंपनी भी करवा ली, उसने अपना ब्रांड भी करा लिया, उसने उसके बाद अपना क्या किया, मार्केटिंग की तरफ आ गया। मार्केटिंग में वो कैसे करेगा जी? पिज़्ज़े वाला बाय 1 गेट 1 फ्री, मेंबरशिप कार्ड निकाल देगा, फ्री आके आपको कार्ड देगा, आप एक पिज़्ज़ा लें उसके 2 पिज़्ज़े फ्री। मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग है। अब ये काम इटालियन पिज़्ज़ा एक होता था, मुझे याद है, काफ़ी पहले की बात है, इटालियन पिज़्ज़ा, ठीक है, कार्ड होते थे, याद है, कार्ड चला था, वो आपको 200 का या 300 का कार्ड सेल करते थे। वो 200-300 जो आपसे लेते थे ना, वो उनका मोटो ये नहीं था होता कि हमने कार्ड बेच के पैसे कमाने हैं, उनका सिर्फ मोटो ये होता था कि जो हमने कार्ड की प्रिंटिंग कराई है ना, वो पैसे भी हम मुफ्त पड़ गए। उन्होंने बेसिकली अपने प्रिंटिंग के पैसे आपसे वसूल किए हैं, जो उन्होंने प्रिंटिंग्स वगैरह करवाई हैं, और वो जो जिनको उन्होंने कार्ड के लिए ड्यूटी लगाई हुई है, जो कार्ड जाके बेच रहे हैं, उनको डेली का 1000-1500 भी तो देना है ना दिहाड़ी। और उसके बाद तो जो बंदा कार्ड ले लेता है उसका माइंड वो फिट हो उसके माइंड में फिट हो जाता है। अब देखें, इटालियन पिज़्ज़ा है, बेशक किसी काम का पिज़्ज़ा नहीं है, लेकिन क्या है, उसने स्कीम निकाली, हम सबको पता है, माइंड में आता है, स्केच बन जाता है, एक पिज़्ज़ा है, एक के साथ एक फ्री है, तो मार्केटिंग है। आप लोगों ने इसी तरह से मार्केटिंग की कोई ना कोई अपनी स्ट्रेटजी के साथ अपनी मार्केटिंग हाइप क्रिएट करनी है। अगर आप अपनी हाइप क्रिएट कर गए और अपने कस्टमर्स के माइंड में अपने ब्रांड का स्केच बना गए, तो यकीन करें ब्रांड आपका नाम लिख के चीज़ खरीदा करेगा। जिस तरह हम लोग आज लिखते हैं नाइकी शूज़, ब्रांड का नाम लोग पहले लिखते हैं, बाद में उसके आगे लिखते हैं शूज़। नाइकी शूज़ फॉर मेंस, नाइकी शूज़ फॉर वुमेन, नाइकी शूज़ फॉर एडल्ट्स, नाइकी शूज़ फॉर किड्स। तो लोग जो है वो ब्रांड को सर्च करते हैं, अपना एक्सपोजर क्रिएट करना है मार्केटिंग के थ्रू। अब मार्केटिंग की जो वो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में बड़े डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को, आप इवन चाहें तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद, क्योंकि मैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाता हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया को बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से कवर करते हैं। इसके बाद आप लोग चाहें तो अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं वो उनको सेल भी कर सकते हैं एज आ वर्चुअल असिस्टेंट, एज आ फ्रीलांसर। आप फाइवर पे काम कर सकते हैं, अपवर्क पे काम कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, और वहाँ लिख सकते हैं कि आई एम a digital marketing expert, I am a social media expert, I am a digital marketing advertiser, ठीक है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। लेकिन स्पेशलिस्ट वगैरह अभी आप ना लगाएं, क्योंकि अभी आप बिगनियर हैं, आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने किस तरह से बजट स्पेंड करना है और आप लोगों को एक चीज़ का रिजल्ट किस तरह से मिलना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है ना।
ये मार्केटिंग का जो काम है ना, ये आता है एक्सपीरियंस के साथ। आप लोग मिसाल के तौर पे एक ऐड चलाते हो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लैपटॉप की, तो आप कहते हो जी मेरा सर टारगेट है कि मैं ना कोई 10,000 लोगों को अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं। तो उसके बाद आप लोगों को डाउट होता है पता नहीं मेरी चीज़ बिके या ना बिके। लेकिन एक जो एक्सपर्ट होगा वो ऐड ही इस तरह की चलाएगा, उसको श्योर होगा उसने, क्योंकि अपना सारा काम मैथमेटिकल किया होता है। वो तजर्बों में नहीं चलता, एक्सपेरिमेंट्स में नहीं चलता, वो मैथमेटिक्स पे चलता है। वो कहता है जी ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे मेरी एडवर्टाइजमेंट से ना 1% रिजल्ट मिलेगा, या 1% भी नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 0.50%। मुझे इतना रिजल्ट भी मिल गया तो मेरी एडवर्टाइजमेंट कामयाब है। वो मैथमेटिक्स पे चलता है। कैसे? उसकी एक सोच होती है कि अगर मैंने अपनी एक ऐड चलाई है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैंने अपनी ऐड जो है वो 1 लाख बंदों को दिखा दी है। कितने लोगों को? 1 लाख लोगों को। अब 1 लाख का 0.50% निकालें, कितना बनता है? 50? 500 बनता है, 500 बनेगा ऑलमोस्ट। 1 लाख का 0.50%, आधा परसेंट 500 बनता है। तो इसका मतलब उसको कितने ऑर्डर्स आ गए 1 लाख लोगों को ऐड दिखाने के बाद? उसके पास 500 ऑर्डर्स आ गए। एडवर्टाइजमेंट के पैसे पूरे कर गया वो, एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी निकाल गया, प्रोडक्ट भी बेच गया अपना, सर्विस भी अपनी बेच गया। ठीक है? सर ये जो हमें अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं, मैसेज आता है कि आप ये फलां चीज़ इतने बंदों को शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें तो आपको फलां गिफ्ट मिलेगा। ये भी एडवर्टाइजिंग की चाल होती है। एग्जैक्टली एडवर्टाइजमेंट होती है वो। अब अमूमन ये होता है कि जो शेयरिंग वाले मामलात हैं, शेयरिंग के अंदर बड़े ख़तरनाक मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। अब ये शेयरिंग के अंदर यहाँ तो आप लोगों को कोई इस्लाम के मुतल्लिक चीज़ मिलती है, यहाँ आप लोगों को मिलती है फ्रॉड वाली कोई चीज़। कोई फ्रॉड लगाना चाह रहा होता है पैसों का, या किसी किस्म का आपको स्कैम करना चाह रहा होता है, वो शेयर पे शेयर करते रहते हैं हम बेवकूफ़ लोग तस्दीक किए बगैर, और वो इतना शेयर होता है कि जो लोग वाकई में बेवकूफ़ होते हैं वो फंस जाते हैं, और वो पैसे भी दे देते हैं इजी पैसा पे जाके, वो पैसे भी जमा करवाते हैं। तो उनकी 1 लाख की गाड़ी निकली है, 1 लाख रुपया जमा करवाएं, उनको 1 करोड़ गाड़ी का डिलीवर हो जाएगी, लोग जाके लाख लाख रुपया भी करवा देते हैं। ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं। तो उनमें उनका कसूर नहीं है, वो बेचारे सीधे साधे हैं, उनमें उनका क्या कसूर है? उनका यही कसूर है कि वो सीधे साधे हैं, शरीफ लोग हैं, लालच कर गए थोड़ा सा कि चलो लाख रुपए देते हैं गाड़ी आएगी। ठीक है, वो बेचारों की एक चलो होप तो होती है ना कि चलो यार हो सकता है लॉटरी कोई हमारी निकल आई हो, लॉटरी भी तो दुनिया में होती है ना। अच्छा वैसे ये भी बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि यार हमने ना कहीं स्कीम डाली है ना कोई लॉटरी डाली है, तो हमारी गाड़ी किस तरह निकल आई है। उनको सिर्फ इस टाइम खुशी इतनी चढ़ी होती है गाड़ी की कि उनको सिर्फ गाड़ी नजर आ रही होती है, तो बेचारे फंस जाते हैं। और बढ़िया कॉल करेंगे कि जी आपके अकाउंट में हमारे इतने पैसे आ गए हैं। बहुत सारे तरीकेकार हैं फ्रॉड के। जैसे हम कोई वेब ओपन की है तो उसमें साइड में या नीचे आ रहा है कि स्पिन टू विन आईफोन, अक्सर ऐसे बिल्कुल आता है, बिल्कुल ऐसे ही। क्लिक करें, स्पिन करते हैं तो आगे से आ रहा है कि मुबारक आप आईफोन जीत गए हैं। आगे क्लिक करें तो उसके बाद आता है कि 10 बंदों को व्हाट्सएप पे लिंक ये शेयर करें। वो क्या है? देखें दुनिया के अंदर जो वेबसाइट्स है ना, ये हम डिजिटल मार्केटिंग में बड़े डिटेल में पढ़ने वाली ये चीज़ें। लेकिन अभी चलिए आपको क्वेश्चन आ गया, कुछ लोग होते हैं जिन लोगों का कंसर्न सिर्फ ये होता है हमारी को सर्विस बिके या ना बिके, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आनी चाहिए। जब उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है ना, तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको ना एड्स नज़र आ रही होती हैं। किस तरह से? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जब किसी वेबसाइट के पेज के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हो किसी वेबसाइट पे, लिंक पे क्लिक करके, तो आप अक्सर देखते हो कि यहाँ पे ना इस तरह का बॉर्डर और यहाँ पे कोई मशहूरी चल रही है। कई दफ़ा यहाँ पे आपको छोटी सी मशहूरी नज़र आती है, कई दफ़ा आपको ऊपर मशहूरी नज़र आ रही होती है, सेव 10% या किसी वेबसाइट की आ रही होगी, किसी प्रोडक्ट की आ रही होगी या कुछ, तो आप लोगों को वेबसाइट पर मशहूरियाँ नज़र आती है ना। बेसिकली वो वेबसाइट्स मोनेटाइज वेबसाइट्स होती हैं जिनके साथ गूगल के टूल्स लिंक हुए होते हैं, और गूगल बेसिकली पैसे देता है कि आपकी वेबसाइट पे जितने विजिटर आएंगे और आके गलती से या इवन जानबूझ के अपनी पसंद से या गलती से उन एड्स के ऊपर क्लिक भी जब करेंगे ना, तो उन क्लिक्स के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे।
वो जो एडसन से प्रूव होती है, ये ब्लॉगर्स वगैरह ज़्यादा एग्जैक्टली व्लॉगर जो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके अपने एडवर्टाइजमेंट्स को अपने ब्लॉग्स में। CPM वगैरह वो लोग इस पे काम करते हैं, मतलब वो एक अलहदा से ही बिल्कुल एक वो मार्केटिंग अलहदा से ही वो काम है, बिल्कुल एक अलहदा निश का काम है वो, लेकिन एट द एंड ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे प्राइवेट लेबल की। अब 3 चीज़ें हो गई, इन तीनों चीज़ों पे जब हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं ना तो हम लोग अपना एक प्राइवेट लेबल ब्रांड बना जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब आप लोग प्राइवेट लेबल करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने पैकेजिंग आपके ब्रांड की इसमें होती है, याद रखना है, आपके ब्रांड की इसमें पैकेजिंग होती है। डेफिनेट आपने जिस नाम की कंपनी कराई है, जो अपना ट्रेडमार्क कराया है, वही आपकी पैकेजिंग के ऊपर होना चाहिए, प्रोटोकॉल वाली पैकेजिंग, जिसे मैंने उस दिन बताई थी एग्जांपल। ठीक है, हर प्रोडक्ट पैक वो है, बारकोड लगे हुए हैं, प्रॉपर मल्टीनेशनल लेवल की प्रोडक्ट पैक हुई है। तो ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स आपने प्राइवेट लेवल में फॉलो करनी है। डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोगों को कॉस्ट करती हैं, ये एक महंगा मॉडल है काम करने के लिए प्राइवेट लेबल, कि आप लोगों को ज़ीरो से पैसा लगा के आप लोगों ने ब्रांड पहले इस्टेब्लिश करना है, फिर उसके बाद पैकेजिंग पे काम करना है, प्रोडक्शन पे काम करना है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट वाला काम है, लेकिन ये है कि ये इन द लॉन्ग रन आपको इसका बेनिफिट होता है। अगर आप वही एक्सपोजर वाली बात, अगर अपने ब्रांड का आप लोग एक्सपोजर क्रिएट कर गए, हाइप क्रिएट कर गए अपने ब्रांड की, तो आपका ब्रांड चल ही है, बस चलता ही रहेगा। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई मुझे बता सकता है आप सब में से कोई कि होलसेल में और प्राइवेट लेबल में फ़र्क क्या है बेसिकली, मेजर फ़र्क? मेजर फॉर मार्केटिंग है। हाँ जी, आप बताएं क्या है? सर हमें होलसेलर वगैरह से ऑथोराइजेशन नहीं चाहिए, इसके अलावा पर्सनल प्रोफेशनल मेल वगैरह की। हाँ जी अब्दुल्ला। होलसेल में किसी के ब्रांड को सेल करना होता है, ठीक है, गुड। और जो प्राइवेट लेबल है उसमें अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च करना। गुड, और इसके अलावा कोई फ़र्क? सब प्राइवेट के लिए 100% मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तो 50% भी चली जाएगी। एग्जैक्टली, गुड, सबके आंसर ठीक है। हाँ जी सी भाई। सर होलसेल में हम किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसके कारोबार को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जब वो चाहे हमें छुटा करा दे, और ठीक है, उसमें अपना ब्रांड उसमें हम सर फिक्स मार्जिन लेते हैं, इसमें अपनी मर्जी का वो रख सकते हैं। अपना ब्रांड आप जितना मर्जी करें, आपका अपना। एग्जैक्टली, इसमें मैंने कल एग्जांपल दी थी कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो 20-20 हज़ार डॉलर के जूते बेचते हैं, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 20 हज़ार डॉलर से उनके जूते स्टार्ट होते हैं और लाखों डॉलर्स तक जाते हैं। जस्ट लाइक द रोलेक्स, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन डॉलर की रोलेक्स आम बात है, लेकिन लोग क्या लेते नहीं है, लेते हैं। लग्जरी ब्रांड है ना, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपके प्रोडक्ट्स आप किस तरह से डिज़ाइन करवाते हो, अपने डिज़ाइंस किस तरह के अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च करते हो। उस डिज़ाइन को, अपने ब्रांड को आपने सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए रखा है, लग्जरी लोगों के लिए रखा है, या आपने सबको एंटरटेन किया हुआ है बीच में, इकॉनमी लोगों को भी? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी ब्रांड की सोच किस तरह की रखनी है। लग्जरी सोच है, अपनी इकॉनमी सोच है कि मतलब हर बंदा अफोर्ड कर सके, आपकी एक नॉर्मल लेवल की सोच है कि चलो एक हमने नॉर्मल लेवल का ब्रांड बनाना है, किस तरह की सोच है, फिर प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि जिस तरह ये वर्साची एंड ये लग्जरी ब्रांड्स है, जो LV है, वर्साची है, राडो है, ये लाइक राडो कह रहा हूँ, ये रोलेक्स है, जो ये लग्जरी ब्रांड्स में आते हैं। बनाते तो ये भी घड़ी है, घड़ी बनाते हैं ना, टाइम ही देखना है। मैंने भी घड़ी पहनी है, बेशक वो रेप्लिका है, लेकिन एट द एंड घड़ी है। तो बताने का मकसद ये है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रांड को किस डायरेक्शन में ले जाते हो, उसकी क्या प्राइसिंग सेट करते हो, क्या क्वालिटी आप दे रहे हो जो आपके कंपेटिटर से आपकी प्रोडक्ट अलग है। अपना प्रोडक्ट आप कंपेटिटर से अलग करते हो, डिफरेंस क्रिएट करते हो। कल को कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट और आगे एक ब्रांड की प्रोडक्ट रखे तो आपको बता सके कि इस आपके ब्रांड में ये फ़र्क था, उसके ब्रांड में ये था, और आपके ब्रांड में मुझे ज़्यादा मज़ा आया एक्सक्यूज़ करने का। कोई डिफरेंस क्रिएट करना है। अपने प्राइवेट लेवल में आप लोग डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, कॉपी कैट चलोगे, तो आज नहीं तो कल ब्रांड बंद होना है। सर एक चीज़ और पूछनी थी सर, हमारा तो ट्रेडमार्क उधर नहीं वैलिड ना, तो इट्स मीन कि हम फिर एक रिस्क पर ही काम करेंगे अपना LLC का, सॉरी LLC कह रहा हूँ, ये प्राइवेट लेवल का।
देखें, प्राइवेट लेबल को 100% प्राइवेट लेबल आप कहेंगे ही तब जब ये सारे पैरामीटर फॉलो होंगे। अब तक आप अपने ब्रांड को ब्रांड कह ही नहीं सकते। आपकी जब तक ट्रेडमार्क ही नहीं है ना, आपको अमेज़ॉन ने ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर एनरोल ही नहीं करना, और जब तक आपको ब्रांड रजिस्ट्री पे एनरोल ही नहीं करना, आप अमेज़ॉन पे स्टोर ही नहीं बना सकते। सर अगर हम ये रजिस्ट्रेशन और ब्रांड जो है लोगो वगैरह अगर पाकिस्तान से रजिस्टर करवा लें तो एज अ नॉन रेजिडेंट या पाकिस्तान का ही करवाएं। पाकिस्तान का ही करना आप पाकिस्तान का एक्सेप्टेबल नहीं है अमेज़ॉन पे। नहीं, अगर सोशल मीडिया पे हम सेल करें तो वो पाकिस्तान में सेल होगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बात बताई है। टॉकर करते हैं वैसे मैं आपको पहले आप अगर पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं कोई चैम्बर से या SCPS से, और उसके बाद आप लोग उसी के ब्रांड के नाम के ऊपर ट्रेडमार्क भी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिए एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ आप पाकिस्तान के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बना रहे हैं, और अगर आपने वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में ही बेचनी है ना, तो ठीक है, पाकिस्तानी ट्रेडमार्क के साथ काम करते जाएं। जब आपने अपनी वो पाकिस्तानी लोकल मेड प्रोडक्ट को उठा के USA में बेचना है, तो USA के बिजनेस लॉ अप्लाई होने हैं। जैसे ये फैक्ट्रियों के लिए FTAC वगैरह Exactly. वही है। एग्जैक्टली। तो जब आप लोगों ने USA में काम करना है, तो उस वक्त आप भूल जाए पाकिस्तान को। उस वक्त जो चीज़ चाहिए USA की चाहिए। आपने कहीं फंसना है तो आपको USA के डॉक्यूमेंट्स ने बचाना है, आपको उस वक्त पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट नहीं बचाते, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ऐसे ही है शादी जब शिपमेंट जाती है उधर कस्टम में वो होल्ड कर लेते हैं, अगर CAFTA क्लियर ना हो तो उधर ही पड़ी रहती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है प्राइवेट लेबल के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस और होलसेल का डिफरेंस। अब मुझे इतना पता है कि आप लोगों से कल को पूछ लेना कि होलसेल और प्राइवेट लेबल में मेजर फ़र्क क्या है, तो आप लोगों को मुझे पता है जवाब देना आ जाएगा, ठीक है। अब अगला मॉडल है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। बहुत है कि और करवाऊँ आज? कैपेसिटी है तो मैं और करवा देता हूँ। आज लगता है सारे फॉर्म में है, चलो कोई बात नहीं। हाँ चले जी, हम थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। कल हम लोग की ऑफ था, हाँ कल हमारा ऑफ था यहाँ पे, ठीक है, चलें कोई बात नहीं, डबल क्लास हो जाएगी आज। अच्छा, तीसरा मॉडल जो है वो है हमारा ड्रॉप शिपिंग मॉडल। मैंने बताया था ये शॉर्ट टर्म का मॉडल है, लेकिन बहुत ही प्रॉफिटेबल मार्जिन इसके अंदर आपको ये मॉडल है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन आपका ड्रॉप शिपिंग में बनता है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन एट द एंड आप ड्रॉप शिपर ही कंसिडर होते हो, ना कोई आप होलसेलर कंसिडर होते हो, ना आप प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑनर कंसिडर होते हो, आप बस एक रीसेलर कंसिडर होते हो।